थे आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। मैं नहीं कहने वाला कि मैं सब चीजें सेट कर लूंगा। पिछले 4 साल से मैं खुद से एक ही चीज कह रहा हूँ कि कब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, कब से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कमिटमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है जिंदगी में कि कोई चीज सेट ही नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं करने वाला। फिलहाल छोटी सी चीज से शुरू कर रहा हूं, आप उस पर सहयोग करिएगा। बहुत सारी फालतू की बातें होंगी, और ना ही मैं कहूंगा कि आप चैनल को लाइक करो, ना ही मैं कहूंगा सब्सक्राइब करो। जैसा भी आपको अच्छा लगे वही करो। मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं करने वाला इस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बहुत लेट हो चुका है। तो मैं शुरुआत करूंगा आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से, और ना ही मैं कोई पीपीटी बनाऊंगा, सीधे हैंड राइटिंग नोट्स में ही आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे पिछले दिनों प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं फ्री में, और ये चीज हो गए 2-3 साल हो गए। मैंने कहा था कि आपको मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर आधुनिक भारत की बात करूंगा। लेकिन भाई साहब, कुछ भी सिस्टम से नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक क्यों ना मैं आधुनिक भारत को एक सिरे से स्टार्ट करूं, और उसके बाद आपको सारी बातें मैं बताता रहूंगा। धीरे धीरे चीजें सिस्टमैटिक करता रहूंगा। तो फिलहाल आधुनिक भारत से शुरुआत करते हैं। तो आधुनिक भारत का जो समय है, ठीक है, कहा जाता है 1750 के करीब, ईस्वी के करीब से 1947 तक, यानी भारत की आजादी तक इसका समय माना जाता है। लेकिन लेकिन कोई सिस्टम से इसको नहीं है कि इस टाइम से, इस सेकंड से, इस समय से हम आधुनिक भारत कहना शुरू कर दें इतिहास में। ऐसा कोई भी समय नहीं निर्धारित किया गया है। तो ये मान के चलिए, कुछ लोग 1757 कहते हैं, कुछ लोग 1700 कहते हैं। लेकिन अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करनी है तो मुझे 1700 के करीब से ही बात करना शुरू करना पड़ेगा। कई सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि पुराने में, थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास को भी पकड़ के रखेंगे, और हम इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। एक बार को मैं 1707 से बात करूंगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस समय से मैं आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करूंगा। और एक टाइम ऐसा होगा जब मैं 1600 से सीधे बात करूंगा, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं आधुनिक भारत की शुरुआत की भले टाइम लाइन आपको कह रहा हूं 1750 से 1947 तक रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई ऐसा लकीर नहीं खींचा गया है, ऐसे कोई ईस्वी नहीं है, ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है जिससे हम कह दें कि ये समय जो है ये आधुनिक भारत का समय कहा जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए मैं 2-3 तरह से आधुनिक भारत को आपको कांटेक्ट लाने की कोशिश करूंगा। एक, मुगलों से मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा, मुगलों के पतन के साथ भारत की आधुनिक भारत के स्वरूप को बनाने की कोशिश करूंगा। उधर आधुनिक भारत निर्भर करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ, या यूं कहो यूरोपीय शक्ति के आगमन के साथ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय रेखा के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा। रेफरेंस के तौर पे मैं बता दूं, बहुत सारे रेफरेंस हैं। कोई किताब ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको एक साथ मिलने वाला है। फिर भी मैं आपको बहुत सारी किताबें रिफर करता हूं जिसको आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहली बात एनसीईआरटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि न्यू पढ़ो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ओल्ड पढ़ो। मैं कहता हूं दोनों पढ़ो भाई। जो बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत है, बिपिन चंद्रा की, वो तो पढ़ो ही पढ़ो। और न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 11-12 की है, आप उसको पढ़ो ही पढ़ो इस टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है,
ऑप्शनल के लिए अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही चीज पढ़िए, आपको पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग की नोट्स पढ़ सकते हो, किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूं, या तो मेरी क्लासेस अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर मैं रेगुलर रहा तो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कह रहा हूं मेरी रेगुलरिटी की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि आप पूरी तरह मेरे ऊपर अभी मत निर्भर रहिए। मेरे बनाए हुए जितने भी वीडियो है, जैसे मैंने पॉलिटी की वीडियो बना रखी है उसको आप देखो, पॉलिटी की वीडियो बना रखी है, जियोग्राफी की वीडियो जो बना रखी आप उसको देखो, उसमें पूरी तरह पॉलिटी पूरी तरह कंप्लीट है। तब मैं आपको रिफर कर रहा हूं कि आज के 2-3 साल पहले जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी वो बेस्ट से बेस्ट सोर्स है आपके लिए, अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हो तो, आप फ्री में पढ़ना चाह रहे हो। और वो पॉलिटी पूरी तरह मैंने बेस्ड बनाया है। एक किताब आती है, उस किताब पर आप किताब कमेंट करके बता दो किताब का नाम क्या है, ठीक है। बहुत फेमस किताब है पॉलिटी की, 750-800 रुपए की अब पड़ती है, पहले 500 रुपए तक आया करती थी। उसी किताब से मैंने उसको रखा है और टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें जैसे लिखा है उस किताब के रेफरेंस में मैंने उसी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। और मेरा उद्देश्य हमेशा यूपीएससी ही रहा है, तो मैं यूपीएससी को हमेशा नजरों में रख के ही पढ़ाया करता हूं। तो फिलहाल ये बहुत सारी बातें जो आपको यूजफुल नहीं है या हो सकता है कहीं यूजफुल हो, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर से शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, जो मैंने कहा 1750 ईस्वी से 1947 तक मानी जाती है, ठीक है। अब टू दी पॉइंट सीधे सीधे बात करते हैं। पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा 18वीं सदी, 18वीं सदी में भारत। आप कई सारी किताबों में इस बिंदु को, इस टॉपिक को आपने देखा होगा, या आप अगर स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो आप गूगल जेमिनाई या गूगल से आप पूछोगे तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से यही शुरुआत, पहला चीज यही बताएगी 8वीं सदी में भारतीय राज्य और भारतीय राजनैतिक दशा। अगर इसको देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा भारतीय राज्य और राजनैतिक दशा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें सीधे जाना पड़ेगा खूंखार और बदनाम मुगल बादशाह औरंगजेब के पास। आपने अभी मूवी आई होगी, देखा होगा छावा। छावा में औरंगजेब और मराठा के बीच में जो दिखाया गया उसको हम दरकिनार करते हुए उस बारे में हम बात मध्यकालीन इतिहास में करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। छावा की बातें हम यहां नहीं कर रहे। उस समय आपने औरंगजेब के बारे में सुना होगा। औरंगजेब का जो टाइम है वो है 1658 से 1707 तक। 1707 में इसकी मौत हुई। तो शुरुआत बस इसकी मौत के टाइम से ही हम लेना शुरू करेंगे, क्योंकि हम 18वीं सदी की बात करें और 18वीं सदी का जो टाइम पीरियड होता है 1700 से 1800 तक, ठीक है। 18वीं सदी का मतलब 1700 से 1800 तक। अगर आप स्टार्टिंग बेसिंग पे है तो आपको पता होगा कि जिस सदी की बात करें उससे 100 साल पीछे तक की बात करें, यानी हम 21वीं सदी में हैं। 2000 से लेकर 2100 तक हम 21वीं सदी कहेंगे, 2100 से 2200 तक हम 22वीं सदी कहेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं। तो 1707 में मुगलों का नियंत्रण भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़े पैमाने पे था। अगर देखोगे ना तो मुगल साउथ में भी आ गए थे, औरंगजेब ने साउथ में भी कर दिया था। मराठाओं का भी दमन करके वो वापस चला गया था, उधर कर्नाटक के लोगों का भी दमन करके चला गया था। बहुत सारी शक्तियां बटोर ली थी 1707 में। 1707 में मुगल का नियंत्रण जो भारतीय उपमहाद्वीप पे बड़े भाग में था, लेकिन विभिन्न कारणों से मुगलों का पतन हुआ। आप समझते हैं 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी वो आपस में ही लड़ते रहे और सफल तरीके से नहीं रह सके। इसी में एक नाम आता है फर्रुखसियर का। आप बहुत बार सुनोगे, फर्रुखसियर का नाम सुनोगे। फर्रुखसियर ने 1713 से शायद 1719 तक का शासन किया था।
अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल सही हूं। 1719 तक का शासन किया था। इसने ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था, चार्ट दिया था मुक्त व्यापार का, उसकी भी बातें हम करेंगे। कहीं ना कहीं 1717 के कारण ही, इन सब के कारण ही प्लासी की लड़ाई हुई। उसके लिए हमें 50 साल का इतिहास जानना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा 1707 के बाद हुआ क्या था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसका एक बेटा था बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं इसको, या बहादुर शाह ही नाम लिख सकते हो। इसका जो टाइम पीरियड था 1712 से 1713 तक था। 1712 से 1713 तक था। इसने काफी चीजें की, बहादुर था, सफल था, लेकिन उसके बाद जहांदार शाह आया। मैं एक बार टाइम पीरियड लिख देता हूं। जहांदार शाह आया, जहांदार शाह आया 1712 से 1713। फिर फर्रुखसियर आया, जिसकी बात मैंने पहले ही कर दिया, फर्रुखसियर आया। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया, जिसने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह बहादुर आया। नाम बहादुर था लेकिन कुछ काम ऐसा खास था नहीं। फिर आलमगीर द्वितीय आया, फिर शाह आलम द्वितीय आया। शाह आलम द्वितीय ही, शाह आलम द्वितीय का नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806 तक था। और इसी के शाह आलम द्वितीय के टाइम ही जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसी के टाइम पे इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो आधुनिक भारत की राजनीतिक दशा बदलने के लिए बहुत ही पर्याप्त था। तो थोड़ा सा मैं आगे चला गया था, फिर से पीछे आता हूं, फिर से अपनी एक बात को शुरू करता हूं। 1707 के बाद जब आप आधुनिक भारत के इतिहास हिस्ट्री में पढ़ोगे एनसीईआरटी में, 1707 के बाद मुगलों का नियंत्रण उपमहाद्वीप के बड़े भाग पर था, लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी और विभिन्न कारणों से मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। और 1750 के आते आते मुगलों की सत्ता सिर्फ एक नाम मात्र की ताज रह गई, कि इनका अस्तित्व तो था लेकिन उस तरीके से नहीं था। जब आप इतिहास पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आपको कई जगह पे ऐसे दिखेगा कि बहुत सारे 1727 में ये राज्य गठन हुआ। फिर रंगीला के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हो गया बहुत सारी। 1719 से 48 के बीच में इतने राज्यों का टुकड़ा हुआ। उधर साउथ से पूरा नियंत्रण हट गया, बंगाल के नवाब बन गए अलग, अवध के नवाब अलग बन गए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अयोग्यता का कारण बना। सबने, हालांकि सबने मुगल बादशाह को एक मतलब एक पैसा देते थे, जिसको ये कहते हैं कि हरजाना देते थे, या जो भी कहे आप, इनाम देते थे कि हम आपको ही योग्य मान रहे। वही हाल है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, शायद कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। वही हाल है कि संविधान की किताब में राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी तो हैं, लेकिन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री ही सबसे सर्वे सर्वा है। यानी प्रधानमंत्री ही शक्तियों का वास्तविक नेता है। उसी तरीके से बंगाल में अवध के नवाब, बंगाल में बंगाल के नवाब बन गए, अवध में अवध के नवाब बन गए, जिन्होंने शक्तियां एक नाम मात्र का प्रमुख बना के मुगल को अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया, जिससे जो मुगल का जो एक तानाशाही बन रहा था अंग्रेजों के सामने, वो टूटने लगा और साफ साफ दिखने लगा कि हां अब कुछ ना कुछ है। और 1757 में जब प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई, और फिर 1763 में बक्सर की लड़ाई, और 1764 में इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने दिया। ठीक है, फिर से लिखिएगा, पहला अगर पॉइंट लिख रहे हैं, 1707 के बाद मुगलों के नियंत्रण के बाद उपमहाद्वीप में, 1707 के बाद मुगलों की अयोग्यता और उत्तराधिकारी की लड़ाई के कारण 1750 तक दिल्ली सल्तनत, मुगल कमजोर होते चले गए।
और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही मध्य और उत्तर भारत में विदेशी शक्ति का आक्रमण भी न केवल मुगलों को कमजोर कर देता है बल्कि और उनको राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। उदाहरण के लिए 1739 में एक हमला हुआ था। नादिर शाह ने हमला किया था और कहा जाता है कि नादिर शाह करनाल की लड़ाई में हराया था मुगलों को, और उसने इतना लूटा था कि कई वर्षों तक नादिर शाह ने अपने राज्य में कर मुक्त कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। मुगलों के पतन और राजनीतिक स्थिरता की पृष्ठभूमि में भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जो मैंने अभी कहा, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे नहीं, ये कहिए कि शक्तियों का जो मुख्य स्रोत था वो अलग होना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के नवाब के रूप में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अवध में हो गया, ठीक है। पश्चिम उत्तर में रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, दिल्ली से आगरा जाट शासन, राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर का एरिया में लिख दे रहा हूं कि जोधपुर आज के आधुनिक जोधपुर जो है वो मारवाड़ एरिया कहा जाता था। मारवाड़ एरिया में, आमेर में, सिंध में अमीरों का शासन, पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में शासन, उधर मराठा का उदय, हैदराबाद की निजाम का उदय। ये पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, अगर माफ करिएगा अगर मैप अच्छा नहीं बन रहा हो तो, देखिए ये बंगाल का हिस्सा है, बंगाल अलग हो गया, ठीक है, अलग नहीं हुआ, स्वतंत्र हो गया। अवध अलग हो गया, रुहेलखंड और ये जो जोधपुर का इलाका बता रहा हूं ये मराठवाला महाराष्ट्र, मराठा, ठीक है। हैदराबाद ये रहा हैदराबाद, और क्या नाम लिया मैंने, पंजाब में रणजीत सिंह, ठीक है। कर्नाटक में नवाबों का, केरल तमिलनाडु की कुछ त्रावणकोट पे भी, ये सब राज्य अपने अपने में आ गए, ठीक है। अब इनकी मतभेदता बढ़ेगी। उत्तर भारत में ना सही, उत्तर भारत में तो उतनी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन मराठा और हैदराबाद के नवाबों में काफी बार लड़ाई होती है हैदर अली के टाइम पे। उसकी बातें हम बहुत आगे करेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ब्रिटिश विस्तार की बात करेंगे। ब्रिटिश विस्तार नेक्स्ट पॉइंट होगा, ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश भारत का विस्तार, ठीक है। उत्तराधिकारी के संघर्ष में भारतीय राज्यों की एक सामान्य समस्या थी कि अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाना। उसमें क्या समस्या थी, दरबार में गुटबंदी होती थी, पारंपरिक सैन्य ढांचा हुआ करता था। कमजोरी की बात करो, भारत में क्या कमजोरी थी और विस्तार के क्या कारण थे। पारंपरिक ढांचा, जैसे अब मुगल क्या करते थे, पहले मुगल लड़ाई करते थे, तोप ले जाते थे, फिर बाद में क्या हुआ, हाथी, घोड़े, पालकी सब ले चल रहे हैं, सारी चीजें ले चल रहे हैं, बहुत सारी मात्रा में जो सैनिक चल रहे हैं वो अपने परिवार के साथ ले चल रहे हैं, साथ में वैश्याओं को भी ले जा रहे हैं, साथ में धूम संगीत नृत्य के चीजें ले जा रही हैं। मतलब ऐसा टाइम होता था कि एक जो सेनापति होता था, एक सेनापति की देखरेख के लिए 10 से 20 लोग, अधिकतर 10 से 20 लोग लग जाया करते थे, जिनका काम क्या होता था, सिर्फ सेवादार, मतलब नौकरशाही। तो इस तरीके से जो ढांचा था देखने में भड़कीला रहता था, लेकिन उसमें लड़ने वालों की संख्या कम होती थी। इसी वजह से देखा जाएगा, आगे के टाइम पे देखा जाएगा, कुछ चुनिंदा सैनिकों के सहारे ही ब्रिटिश सेना इनके सैनिकों को हरा देती है, और उधर मुगल कमजोर हो रहे हैं, इधर मराठा मजबूत हो रहे हैं। ये सब बातें करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है वीडियो के जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं इसको अचानक से यहीं पे रोक रहा हूं।
भारत में ब्रिटिश विस्तार की बातें मैं फिर से करूंगा। ये एक पहला वीडियो था, एक तरीके से ट्रायल वीडियो है, तो मैं ट्रायल की तरीके से ही ट्रीट करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और लोगों को शेयर करिए, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, करो या ना करो, मैं अपना काम करता ही रहूंगा। धन्यवाद।